Hello friends, myself Mohit Rao. Today I am going to discuss about a very important topic of fundamental of nursing, that is vital sign. Vital sign is very important topic. Vital signs are also known as cardinal sign. वाइटल साइंस को कार्डिनल साइंस बोलते हैं. वाइटल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के क्या क्या होते हैं. वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी एंड लीवर, ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं. वाइटल साइंस क्या क्या होते हैं. टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेशन, बीपी एंड पेन. बीपी की जगह SpO2 आएगा, सॉरी. TPR, बीपी, पेन, SpO2, दीज आर ऑल आवर वाइटल साइंस. इन एमरजेंसी कंडीशन फिफ्थ वाइटल साइन इज ऑलवेज पुपिलरी रिएक्शन. हम एमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन को पेन की बजाय हम पुपिलरी रिएक्शन को ही हम वाइटल साइन मानते हैं. पहला वाइटल साइन हमारा टेम्परेचर. इट इज़ द बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस. थर्मोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड थर्मोलाइसिस इज द हीट लॉस. ठीक है. हाइपोथैलेमस हमारा हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है. ये हेमिस्टेसिस भी मेंटेन करता है. हीट प्रोडक्शन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है. हीट लॉस एंटीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है. टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर सभी हाइपोथैलेमस द्वारा मेंटेन की जाती है. ये होमोस्टेसिस मेंटेन करने का भी काम करता है हमारी बॉडी में. थर्मोजेनेसिस के वे क्या है. थर्मोजेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन. हीट प्रोडक्शन के तरीके किस किस है. एक तो मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है. प्रोटीन 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एंड फैट 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है. और ऑयल को हम हमेशा फैट में कंसिडर करते हैं. अब एक एग्जांपल है, जैसे 5% डेक्सट्रोज 500 ml, हाउ मच कैलोरीज नर्स यूज. इन 100 ml 5%, 500 ml 25% हो जाएगा. तो 25% ग्लूकोज में कितनी एनर्जी. 1 ग्राम ग्लूकोज में 4 किलो कैलोरी, तो 25 में 100 किलो कैलोरी हो जाएगा. उसके बाद अगला एग्जांपल है, ए पेशेंट एडमिटेड इन सर्जिकल वार्ड, ही नीडेड कैलोरी रिक्वायरमेंट, डॉक्टर एडवाइज 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 60 ग्राम प्रोटीन एंड 30 ग्राम फैट एंड 2 लीटर वाटर. टोटल कैलोरीज हमें काउंट करनी है. तो 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था इंटू 4 600 किलो कैलोरी एंड 60 ग्राम प्रोटीन, उसमें 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, तो 240 किलो कैलोरी हो गई. और 30 ग्राम फैट है, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है, 270 किलो कैलोरी हो गई. तो ये टोटल ये हमारा किलो कैलोरीज आ जाएंगी. और वाटर में नो कैलोरीज, वाटर हैज़ नो कैलोरीज. एक्सरसाइज भी हमारे बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करती है. ऐसे ही हार्मोनल लेवल, एड्रेनल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं. और जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन 30% इंक्रीज करता है और मिक्स डाइट 12% इंक्रीज करता है. इमोशनल सिचुएशंस भी हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली मॉर्निंग में तो 4 to 6 AM तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और इवनिंग में 4 to 6 PM बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इमोशनल सिचुएशंस. ठीक है. थर्मोलाइसिस मतलब हीट लॉस के मेथड क्या क्या हैं. पहला है कंडक्शन. हीट लॉस के हमारे मेथड हैं. एक तो स्किन से जो है कंडक्शन 3%, कन्वेक्शन 15%, रेडिएशन 60% एंड इवेपोरेशन 22%. पहला है कंडक्शन. हीट लॉस फ्रॉम बॉडी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू अपोजिट सरफेस. जब दो अपोजिट सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हीट लॉस होगी, उसे कंडक्शन द्वारा हीट लॉस कहेंगे. टोटल हीट लॉस बाय दिस मेथड इज 3%. एग्जाम्पल, पर्सन हैविंग टेम्परेचर, नर्स प्रोवाइडिंग स्पंज बाथ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन. मतलब अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और नर्स उसको स्पंज बाथ प्रोवाइड करेगी और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो ये एग्जाम्पल कंडक्शन मेथड का है. अगला है कन्वेक्शन. हीट लॉस बाई मीडियम, एयर और वाटर. टोटल हीट लॉस इसमें होती है 15%. उसके बाद है रेडिएशन मेथड. हीट लॉस बाई स्किन, टू अपोजिट सरफेस नो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट. कंडक्शन मेथड में तो टू अपोजिट सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, लेकिन रेडिएशन मेथड में दोनों सरफेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगी. इससे सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है, दैट इज 60%. मैक्सिमम हीट लॉस बाई दिस रेडिएशन मेथड. उसके बाद इवेपोरेशन. व्हेन हीट लॉस बाई इवेपोरेटिंग वाटर, हीट लॉस इसमें होती है 22%. थर्मोमीटर का फाउंडर कौन है. गैलीलियो. क्लिनिकल थर्मोमीटर का
थॉमस अबडक्ट। दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक तो ओरल थर्मोमीटर, एक रेक्टल थर्मोमीटर। ओरल जो थर्मोमीटर होता है सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग होता है, रेक्टल राउंड एंड शॉर्ट होता है। जो रेक्टल थर्मोमीटर का इंसर्शन होता है वो 1 to 1.5 इन अडल्ट एंड 0.5 to 1 इंच इन चिल्ड्रन और अप टू 0.5 इंच इन न्यूबॉर्न। मरकरी इक्वली एक्सपेंडेबल होती है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर, साइन टेम्परेचर, इसलिए ही मरकरी का यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर में। अगर मरकरी टूट जाती है तो मरकरी हमेशा रीयूजेबल होती है, इसको सिरिंज और डोपलर की हेल्प से हम पिकअप करते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं। 3 जिप सिस्टम ऑलवेज यूज टू कैरी अप द मरकरी, जिसमें 3 पॉलीथीन का यूज़ करते हैं पैक करने के लिए। थर्मामीटर का क्लीनिंग कैसे करते हैं? बिफोर यूज बल्ब टू स्टेम एंड आफ्टर यूज स्टेम टू बल्ब, दैट इज लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड। ठीक है, यूज़ करने से पहले तो बल्ब टू स्टेम यूज क्लीन करेंगे और यूज़ करने के बाद स्टेम टू बल्ब करेंगे, मतलब लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड। क्लीनिंग सॉल्यूशन क्या क्या यूज़ करते हैं थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए? एक तो डिटोल, सेवलॉन एंड लाइजोन, दैट इज़ 5 मिनट यूज़ करेंगे, 5 मिनट इसमें भी और इसमें 2 मिनट। रेशो होता है 140, 120 एंड 140। डिटोल में 140 रेशो यूज़ करेंगे 5 मिनट के लिए, सेवलोन में 120 रेशो यूज़ करेंगे 5 मिनट के लिए, लाइजोन में 140 रेशो यूज़ करेंगे 2 मिनट के लिए। और जो हमारा टेम्परेचर टेकिंग की मोस्ट कॉमन साइट है वो होती है एक्सिलरी, एंड मोस्ट एक्यूरेट जो साइट होती है वो होती है रेक्टल। मोस्ट कॉमन इज ऑलवेज एक्सिलरी एंड मोस्ट एक्यूरेट साइट इज रेक्टल। उसके बाद थर्मोमीटर के टाइप्स क्या क्या हैं? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जिसको हम 30 सेकंड तक क्लीन करते हैं उसके बाद यूज़ करते हैं। उसके बाद टिम्पैनिक थर्मोमीटर, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, डिस्पोजेबल प्रोब आती है, बेटर रीडिंग प्रोड्यूस करता है। ग्लास एंड ओरल थर्मामीटर जो होता है उससे बेटर रीडिंग प्रोवाइड करता है और एक कोर टेम्परेचर दिखाता है रीडिंग में। 1 फ़ारेनहाइट डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है ओरल टेम्परेचर और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर में। टेम्पोरल एक मेथड होता है जो मोस्टली यूज़ नहीं होता इतना। एक केमिकल स्ट्रिप थर्मामीटर होती है जिसको हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं आफ्टर यूज़। और जो डिस्पोजेबल थर्मामीटर है होता है उसको 45 सेकंड के लिए टेम्परेचर रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद ही टेम्परेचर रीडिंग आती है, उसको ही हम असेस करते हैं। ओरल टेम्परेचर में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है कि किस किस पेशेंट में हमें ओरल टेम्परेचर नहीं लेना? एक तो चिल्ड्रन में अवॉइड करना है, ओल्ड एज में अवॉइड करना है जिसको पार्किंसंस डिजीज कंडीशन हो रखी हो, कन्वर्जन्स में, सीजर्स में, एपिलेप्सी में, या फिर किसी को ऑक्सीजन थेरेपी चल रही हो कंटिन्यूस तो उसमें भी ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। उसके बाद किसी को ओरल सर्जरी हुई क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट तो उसमें भी ओरल टेम्परेचर नहीं लेंगे। कोई माउथ ब्रीदर हो उसमें भी स्मोकिंग करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, हॉट ड्रिंक पीने के बाद कम से कम 15 मिनट्स रुकेंगे, 15 to 20 मिनट्स। आफ्टर दैट वी टेक द टेम्परेचर। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन रेक्टल टेम्परेचर क्या कहें? एक तो भाई किसी को फिस्टूला बन रहा हो, किसी के फिशर की प्रॉब्लम हो, हेमरॉइड्स हो, रेक्टल सर्जरी हो, सीजर्स, एपिलेप्सी, कन्वल्जन, कार्डियक पेशेंट, डायरिया। कार्डियक पेशेंट मेनली ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, डिसअरेथमिया कोज कर देता है, इसलिए इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं कार्डियक पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर। स्किन प्रोब भी यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और राइट साइड में प्लेस करते हैं क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है। लीवर एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो कि टेम्परेचर रीडिंग को एक्यूरेट करता है। टेम्परेचर रीडिंग नॉर्मल रेंज क्या क्या है टेम्परेचर की? अगर हम एक्सिलरी से टेम्परेचर ले रहे हैं तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओरल से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और टिम्पैनिक में को टेम्परेचर ले रहे हैं वो भी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारी नॉर्मल रीडिंग्स हैं। उसके बाद है ये नोट है, अपेंडिसाइटिस हो किसी को या फिर उसमें इनेमा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है और रेक्टल टेम्परेचर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसका रीज़न ये है अगर अपेंडिसाइटिस अगर रप्चर हो गई तो पेरिटोनाइटिस करेगी। पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है रिबाउंड टेंडरनेस। मेनली अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में हम इनेमा कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं और रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। उसका रीज़न है कि अपेंडिस कभी रप्चर ना हो जाए, अगर रप्चर हो जाती है तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, और पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है रिबाउंड टेंडरनेस। रेक्टल टेम्परेचर किस में यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम 3 साल से नीचे वाले बच्चों में यूज्ड, क्योंकि इसमें प्राइवेसी इशू होते हैं। मोस्ट कॉमन एक्सिलरी एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर दैट इज रेक्टल।
एक्यूरेट एंड रिलायबल एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है सी सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। जैसे एग्जांपल है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसमें -32 × 5/9 दैट इज़ 39.4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू C × 9/5 + 32। ये सोल्व करेंगे तो इसमें ये दो फॉर्मूला हमें याद करने हैं। एक तो ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड दैट इज फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। और उसके बाद आता है फीवर। क्या होता है फीवर को ही पायरेक्सिया बोलते हैं। अगर ओरल टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज होता है तो उसको हम फीवर बोलते हैं। 99 to 100 तक की रेंज में तो उसको माइल्ड पायरेक्सिया, 100 to 103 तक मॉडरेट पायरेक्सिया, 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सीवियर पायरेक्सिया। अगर 105 से भी ऊपर बढ़ता है तो उसको हाइपरथर्मिया बोल लेंगे, और 106 से भी ऊपर बढ़ता है तो उसको हीट स्ट्रोक बोल लेंगे। ये हमारा फीवर की स्टेजेस है। सिम्टम्स क्या होते हैं फीवर में? सिम्टम्स सब्जेक्टिव डाटा होते हैं, जैसे आई एम फीलिंग हॉट इसका एग्जाम्पल है। और साइन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें नर्स ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करेंगे तो हम थर्मामीटर से टेम्परेचर रीडिंग लेंगे, ये हमेशा रीडिंग होती है टेम्परेचर वाली। साइन में ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि नर्स ऑब्जर्व करती है। सिम्टम्स पेशेंट खुद बताता है, सब्जेक्टिव डाटा होता है वो। फिर फीवर के टाइप्स क्या क्या हैं? एक तो ऑनसेट फीवर को इन्वेजन फीवर बोलते हैं। इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके बाद है स्टेडियम फीवर और फास्टिज्म फीवर। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अप टू पीक लेवल एंड कॉन्स्टेंट एंड मेंटेन्ड। इसमें स्टेडियम और फास्टिज्म फीवर में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इसकी पीक लेवल पर पहुंच जाता है और वहीं पे जाके कॉन्स्टेंट हो जाता है कई दिनों तक। उसके बाद है डिक्लाइन और डिफरेंस। इसका मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर। दो तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एक तो क्राइसिस, एक लाइसिस। क्राइसिस में सडन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसमें एक आगे ट्रू क्राइसिस, एक फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में पेशेंट का टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाएगा और पेशेंट की कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। और फॉल्स क्राइसिस में टेम्परेचर तो डाउन आ जाएगा लेकिन पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। अगला आता है लाइसिस। लाइसिस में धीरे 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 टेम्परेचर डाउन आता है जिगजैग पैटर्न में, दैट इज जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न में लाइसिस में आता है, सडन आता है क्राइसिस में। क्राइसिस दो तरह के, ट्रू क्राइसिस एंड फॉल्स क्राइसिस। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस फीवर और कॉन्स्टेंट फीवर। ये अगला टाइप है फीवर का। मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर डिफरेंस नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब सुबह के और शाम के जो तापमान में है वो 2 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल यूटीआई में मोस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस या फिर कॉन्स्टेंट फीवर होता है। और फीवर में ये याद करने की चीज़ है, फीवर में हमेशा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। उसके बाद है रेमिटेंट फीवर, अगला टाइप ऑफ फीवर। मॉर्निंग एंड इवनिंग डिफरेंस मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में 2 से ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस होता है। इसके एग्जाम्पल एंडोकार्डाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा, इसमें रेमिटेंट फीवर होता है। अगला है इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर्स में उसमें हमने नॉर्मल कंडीशन में देखा था, मॉर्निंग में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इवनिंग में इंक्रीज हो जाता है। इन्वर्स में इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे मॉर्निंग में तो इंक्रीज हो जाएगा और इवनिंग में डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मिलियरी टीबी, ठीक है। मिलियरी टीबी का मतलब होता है टीबी स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड स्ट्रीम। मिलियरी टीबी में इन्वर्स फीवर होता है हमेशा, ठीक है। पल्मोनरी टीबी में लो ग्रेड फीवर का होता है। टाइफॉइड में स्टेप लेटर फीवर होता है। स्विमिंग फीवर और हेक्टिक फीवर अगला हमारा टाइप ऑफ फीवर है। हाई एंड लो पॉइंट हैव मोर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर के लोअर पॉइंट में और हायर पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये मेनली सेप्टिसीमिया केस में होता है, दैट इज इन्फेक्शन टू ब्लड, दैट इज सेप्टिसीमिया। उसके बाद है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर मतलब हर दिन कई बार एक दिन छोड़ के आता है, कभी 2 दिन छोड़ के, जैसे एवरी सेकंड डे। क्वाटिडियन फीवर ये मलेरिया फाइल्सिफेरम में आता है। टेरियन फीवर मलेरिया ओवाल में आता है। और एवरी 4 डे क्वाटिडियन फीवर, दैट इज वायरल फीवर में क्वाटिडियन फीवर होता है जो कि इंटरमिटेंट फीवर का टाइप है। उसके बाद है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर मतलब हाई टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब पेशेंट का टेम्परेचर हायर लेवल पे जाएगा उसके बाद नॉर्मल आ जाएगा। ये मेनली मेनिंजाइटिस की कंडीशन में होता है। उसके बाद है राइगर फीवर। इसमें राइगर फीवर में 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग। मलेरिया केस में होती है। इसमें फीवर इज नॉट इंक्लूडेड, फीवर इज नॉट इंक्लूडेड। 3 स्टेजेस होती हैं राइगर फीवर की, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग। और फीवर इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है।
अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है फीवर की कंडीशन में, एक तो पेशेंट को हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एक टैपिड स्पेंजिंग प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशनल फूड देंगे जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ये रेस्ट क्यों देंगे, टू डिक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड और ऑटो डिमांड। अगर जैसे हाइपर वेंटिलेट हो रहा था, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो रहा था, तो हाइपर वेंटिलेट से बचाने के लिए पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। टैपिड स्पंजिंग देंगे, टैपिड स्पंजिंग होती है वाटर का टेम्परेचर 85 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि हम देते हैं। अगर 103 से नीचे टेम्परेचर है पेशेंट का तो उसको हम टैपिड स्पंजिंग देते हैं। अगर 103 से भी ऊपर चल जाता है टेम्परेचर तो उसको हम कोल्ड स्पंजिंग बोलते हैं। कोल्ड स्पंजिंग में वाटर का टेम्परेचर 65 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। टैपिड स्पंजिंग में 85 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनल केयर। जैसे कोटेड टंग हो जाती है तो हम उसको उस टंग को क्लीन करवाएंगे, उसके बाद ही फूड प्रोवाइड करेंगे। फूड प्रोवाइडेड इन अट्रैक्टिव मैनर, फूड हमेशा अट्रैक्टिव मैनर में प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद मेंटेन हाइड्रेशन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। इफ फीवर में सबसे पहले लॉस होता है वाटर, फिर होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में मेनली सोडियम लॉस होता है। क्लॉथ लूज और कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करेंगे फीवर पेशेंट में, ठीक है। और जो कोल्ड स्पंजिंग बता रहे थे यहाँ पे, एक तो टैपिड स्पंजिंग, एक कोल्ड स्पंजिंग। तो टैपिड स्पंजिंग का टेम्परेचर 85 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कोल्ड स्पंजिंग का 65 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर कोल्ड स्पंजिंग जो थी हमारी 65 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, अगर हम इस टेम्परेचर पर वाटर प्रोवाइड करेंगे तो इट कोज कार्डियक डिसअरिथमिया, ठीक है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस इंक्रीज होता है तो रेस्पिरेशन 4 ब्रेथ पर मिनट को इंक्रीज कर देता है टेम्परेचर, इसकी फिजियोलॉजी है। और अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो रहा है तो रेस्पिरेशन 2 ब्रेथ पर मिनट का इंक्रीज कर देगा। ऐसे पल्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पल्स को 10 से 12 बीट पर मिनट पल्स इंक्रीज कर देता है, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पल्स को 6 से 8 बीट पर मिनट इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हमारा सेकेंड वाइटल साइन है पल्स। पल्स किसे कहते हैं, एक्सपेंडिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ आर्टरी नोन एज पल्स। आर्टरी के एक्सपेंडिंग और रिकॉइल होने को ही हम पल्स बोलते हैं। नॉर्मल पल्स होती हैं 60 टू 100 बीट पर मिनट, एवरेज होती है 72 बीट पर मिनट, ठीक है। ये इट इज़ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। हार्ट रेट इज ऑलवेज इक्वल टू पल्स रेट। यह लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण पल्स जनरेट होती है। पल्स साइट क्या क्या होती हैं, ठीक है। हम पल्स को कैसे फील करते हैं, पल्स को हम फील करते हैं फिंगर टिप से। हम कभी भी थंब का यूज़ नहीं करते पल्स को असेस करने के लिए, क्योंकि थंब में होती है एंटीरियर पेरिसिम्पल आर्टरी, इसके कारण हम फिंगर टिप्स को ही यूज़ करते हैं हमेशा टेम्परेचर को, मतलब पल्स को असेस करने के लिए। और टेम्परेचर को असेस करने के लिए हमेशा डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड करते हैं, मतलब हथेली से उल्टे वाले साइड का डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड यूज ऑलवेज फॉर टेम्परेचर चेक। अब पल्स की साइड क्या क्या है, एक तो टेम्पोरल साइड एट द एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन, फिर अगली आती कैरोटिड बोन लेटरल टू ट्रैकिया। इसको हम 5 टू 10 सेकेंड असेस करते हैं। इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज ऑलवेज कैरोटिड पल्स, ओके। उसके बाद है एपिकल पल्स जो होती है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती है। इन्फेंट में इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, थोड़ी लेटरली हो जाती है और 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे चली जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन में लेफ्ट मिड क्लेविकुलर 2.5 सेंटर लेटरल एंड 4th इंटरकोस्टल स्पेस। प्रेग्नेंट और इन्फेंट में तो 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है एपिकल पल्स, और नॉर्मल पर्सन में लेफ्ट एंड मिड क्लेविकुलर 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है। अगली है ब्रेकियल पल्स मीडियल टू एंटीक्यूबाइटल फोसा। अगली है रेडियल पल्स लेटरल साइड ऑफ ब्रिस्ट जॉइंट, मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर जनरल असेसमेंट। जनरल असेसमेंट के लिए मोस्ट कॉमन यूज करते हैं हम रेडियल पल्स को। उसके बाद है फिमोरल जो कि होता है ग्रोइन एरिया में। अगली है पोप्लिटियल आर्टरी पल्स, पोप्लिटियल फोसा मतलब बिहाइंड द नी जो हमारी आर्टरी होती है उसको पोप्लिटियल आर्टरी पल्स बोलते हैं। डोर्सल पैडिस पल्स मिड अपर फुट, अब मिड पॉइंट ऑफ द एंकल जॉइंट, एंकल के मिड पॉइंट है उसके ऊपर जो डोर्सल पैडिस होती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद हम जो भी पल्स असेस करते हैं, मतलब दूर वाली पल्स असेस करते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन पल्स डोर्सल पैडिस पल्स ही होती है कार्डियक कैथेटराइजेशन के पास, मतलब पोस्ट ऑपरेशन के बाद हम डोर्सल पैडिस पल्स को यूज़ करते हैं। हिप रिप्लेसमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद भी डोर्सल पैडिस पल्स को यूज़ करते हैं SpO2 असेस करने के लिए, SpO2 असेस, ठीक है। ये हमारी पल्स पॉइंट कहाँ आती है। जो हमारी टेम्पोरल पल्स होती है उसकी लोकेशन ये होती है, कैरोटिड की ये होती है, एपिकल की मतलब जो नॉर्मल पर्सन बताया था उसमें 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड में, और प्रेग्नेंट एंड
दैट इज प्रेग्नेंट एंड इन्फेंट। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये ब्रैकियल पल्स। इसके बाद रेडियल पल्स। रेडियल पल्स इज मोस्ट कॉमन पल्स यूज्ड इन जनरल असेसमेंट। उसके बाद फीमोरल पल्स, पोप्लिटियल पल्स, ये होती पोस्टीरियर टिबिया या डोर्सल पेडिस। ठीक है। रेट क्या है पल्स के रेट, हाउ मैनी पल्स इन मिनट, मतलब एक पल्स 1 मिनट में कितनी बार बीट करती है उसको हम रेट बोलते हैं। रिदम बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलरिटी को। स्ट्रेंथ बोलते हैं वॉल्यूम को। रेट बिफोर द बर्थ 140 बीट पर मिनट, आफ्टर बर्थ 130 बीट पर मिनट, चिल्ड्रन में 110 बीट पर मिनट, अडल्ट में 72, ये एवरेज है। ओल्ड एज में 60 बीट पर मिनट। रिदम रेगुलर और इरेगुलर होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ को ही हम ग्रेडिंग बोलते हैं। अगर पल्स अब्सेंट है तो उसको हम 0 ग्रेडिंग देंगे, अगर पल्स वीक है तो हम +1 ग्रेडिंग देंगे, नॉर्मल है तो +2 ग्रेडिंग, फुल है तो +3 एंड बाउंडिंग है तो +4। देखिए वॉल्यूम को ही ग्रेडिंग बोलते हैं। अब्सेंट में 0, वीक में +1, नॉर्मल में +2, फुल में +3 एंड बाउंडिंग में +4। अब नॉर्मल पैटर्न क्या क्या होते हैं पल्स के, जैसे ये है पल्स डेफिशिएट। डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड पल्स रेट को बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। ये मेनली होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में पल्स डेफिशिएट। इसमें हार्ट रेट और पल्स रेट के बीच में डिफरेंस आ जाता है, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा होती है और पल्स रेट कम हो जाती है इन द केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन में। उसके बाद है डाइक्रोटिक पल्स, मतलब सिंगल हार्ट बीट विद डबल पल्सेशन। हार्ट बीट तो सिंगल ही रहेगी लेकिन हमें पल्सेशन 2 बार फील होगी, डबल फील होगी। ये मोस्टली होता है एनीमिया के केस में। उसके बाद है थ्रेडी पल्स और वायरी पल्स, मतलब वीक पल्स। ग्रेडिंग +1 ही हमने बताया था, +1 ग्रेडिंग। डिक्रीज वॉल्यूम पल्स, अगर पल्स की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो उसको थ्रेडी पल्स बोलते हैं। किस किस केस में होता है, एक तो हाइपोवोल्यूमिया केस में, मैसिव ब्लड लॉस केस में, हेमरेज के केस में, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के केस में थ्रेडी पल्स हो जाती है। उसके बाद है बाउंडिंग पल्स। इसकी ग्रेडिंग होती है +4, मतलब इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द पल्स। किस किस केस में होती है, हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड एंड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में बाउंडिंग पल्स हो जाता है, जिसकी ग्रेडिंग है +4। उसके बाद है इंटरमिटेंट पल्स, मतलब 1 बीट इज मिसिंग आफ्टर रेगुलर पल्स, मतलब अगर किसी पेशेंट की रेगुलर पल्स चल रही है उसके बाद अगर 1 बीट मिस हो जाती है तो उसको इंटरमिटेंट पल्स बोलते हैं। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, एक तो बाईगैमनी, एक ट्राईगैमनी। मतलब बाईगैमनी में बाई से होगा डबल, ट्राई से होगा 3, डबल एंड ट्रिपल। जैसे डबल बीट मिसिंग, इसमें 2 बीट मिस हो जाती हैं, और ट्राईगैमनी में ट्रिपल बीट में मतलब 3 बीट मिसिंग हो जाती हैं। मेनली एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में ये होता है। अगली होती है कोलैप्सिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स कोई कोरिंगन पल्स और वाटर हैमर पल्स बोलते हैं। ये होती क्या है, ये होती है सडन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आर्टरी एंड इमीडिएट वॉल्यूम इज रिवर्ट बैक। मतलब सडन प्रेशर, एकदम से प्रेशर आर्टरी के ऊपर पड़ेगा और उसके बाद वॉल्यूम रिवर्ट बैक हो जाएगी, जिसको कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं। कोलैप्सिंग पल्स को ही कोरिंगन पल्स और वाटर हैमर पल्स बोलते हैं। ये आयोटिक रिगर्जिटेशन के केस में मेनली मिलती है। उसके बाद है पैराडॉक्सिकल पल्स, मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पल्स इज वीक और एक्सपिरेशन के दौरान पल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक्सपायरेशन पल्स इज स्ट्रॉन्ग, ये पैराडॉक्सिकल पल्स हो गई। उसके बाद है पल्स अल्टरनेस, ये वॉल्यूम, ये हमेशा वॉल्यूम की प्रॉब्लम होती है। जैसे 1 पल्स इज फुल एंड नेक्स्ट पल्स इज वीक, मतलब एक पल्स तो नॉर्मल रहेगी, फुल रहेगी, मतलब बाउंडिंग रहेगी, जिसको हम +4 की ग्रेडिंग देंगे या फिर नॉर्मल बोल दे सकते हैं +2। अगली बहुत ही वीक हो जाएगी, वीक कोई वायरी पल्स बोलते हैं, जिसकी ग्रेडिंग होती है +1। ये वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन के केस में पल्स अल्टरेशन हो जाता है। अगला हमारा वाइटल साइन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो इन एंड आउट, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मल रेट क्या है, न्यूबॉर्न में 40 ब्रेथ पर मिनट, अडल्ट में 16 ब्रेथ पर मिनट, ओल्ड में 10 to 24 ब्रेथ पर मिनट। इसकी अब नॉर्मलिटीज़ क्या क्या है, पहली है ब्रैडीपनिया, मतलब ब्रेथ पर मिनट डिक्रीज हो जाएंगी, जैसे 10 से नीचे अगर ब्रेथ पर मिनट आ जाती हैं तो उसको ब्रैडीपनिया बोल लेंगे। टैकीपनिया बोल लेंगे 24 ब्रेथ पर मिनट से ऊपर बढ़ते ही। एपनिया बोलेंगे सडन सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, अगर सांस एकदम से रुक जाती है तो उसको एपनिया बोल लेंगे। यूपनिया हमेशा नॉर्मल को डोनेट करते हैं, यूपनिया नॉर्मल रेस्पिरेशन। हाइपोएपनिया स्लो ब्रेथिंग या फिर लेबर्ड ब्रेथिंग बोलते हैं। हाइपर एपनिया डीप ब्रीथिंग को बोलते हैं। हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हाइपोक्सिया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू एंड हाइपोक्सीमिया इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। दोनों में फर्क है, हाइपोक्सिया तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी और हाइपोक्सीमिया में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी।
अगला आता है साइनोसिस। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना उसको साइनोसिस बोलते हैं। साइनोसिस दो तरह की होती है, एक तो सेंट्रल, एक पेरिफेरल। सेंट्रल कहाँ से असेस करते हैं? सेंट्रल को असेस करते हैं हम लिप्स से, और पेरिफेरल को असेस करते हैं हम नेल टिप्स के ऊपर से। ये सेंट्रल साइनोसिस हमेशा टॉफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें बूट शेप हार्ट हो जाता है, बूट शेप हार्ट हो जाता है। ये एक हार्ट की कंडीशन है न्यूबॉर्न की, इसमें सेंट्रल साइनोसिस प्रेजेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इस चिल्ड्रन को प्रोवाइड करें नी चेस्ट पोजीशन या फिर स्क्वेटिंग पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आता है कुसुमल रेस्पिरेशन। कुसुमल रेस्पिरेशन होता है डीप एंड फास्ट रेस्पिरेशन, जो होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड रीनल फेलियर में। कुसुमल रेस्पिरेशन में टैकीपनिया एंड हाइपरपनिया दोनों चीज़ हो जाती हैं, इसका बाहर रहा। उसके बाद है बायोड रेस्पिरेशन। बायोड रेस्पिरेशन को हम अटैक्सिक रेस्पिरेशन, इसमें हाइपर एपनिया एंड एपनिया दोनों चीज़ होती हैं। ये न्यूरल डैमेज की हो जाती है, जैसे इसकी डेथ, इसमें सडन हाइपर एपनिया होगा, हाइपर एपनिया होते होते फिर एपनिया आ जाएगा, फिर हाइपर एपनिया हो जाएगा। मतलब बायोड रेस्पिरेशन में हाइपर एपनिया होते 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 फिर एपनिया आएगा, फिर हाइपर एपनिया में ही स्टार्ट हो जाएगा, इसका ये रहा बाहर। चाइन स्टॉक रेस्पिरेशन इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ऐसे होता है हाइपो एपनिया, फिर धीरे धीरे डीपनेस बढ़ती जाएगी, हाइपर एपनिया होगा, हाइपर एपनिया से हाइपो एपनिया होगा, फिर एकदम से एपनिया होगा, फिर से हाइपो एपनिया, फिर हाइपर एपनिया, फिर हाइपो एपनिया एंड देन एपनिया। ये ऐसे चैन बनती है। इसमें हाइपर एपनिया ही होता है, फिर एपनिया होता है, इसमें हाइपर एपनिया, हाइपो एपनिया, एपनिया, ठीक है। उसके बाद स्टेटस रेस्पिरेशन ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशन ओरल कैविटी, जो होती है अल्कोहलिक पेशेंट में, ठीक है। स्ट्राइडर किसे कहते हैं? हार्श रिल वाइब्रेटिंग साउंड, ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन केस में जो भी आवाज़ निकलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, उसको स्ट्राइडर्स बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या क्या है? एक तो हेमलिस मैनवेयर भी होता है, एक होता है चेस्ट मैनवेयर। हेमलिच में करते हैं एब्डोमिनल, मतलब इसको एब्डोमिनल मैन्यूवर बोलते हैं। चेस्ट मैन्यूवर यूज करते हैं ओबेस पेशेंट में, प्रेग्नेंट वुमेन में। अगर तब भी सोल्व नहीं हो रहा तो परकुटेनियस ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। ये परकुटेनियस ट्रैकियोस्टोमी मेनली क्रिकोइड कार्टिलेज में परकुटेनियस ट्रैकियोस्टोमी होती है। ये हॉस्पिटल सेटिंग होती है, ये हम आउटडोर में भी कर सकते हैं, हेमलिच मैन्यूवर एंड चेस्ट मैन्यूवर, जिसको हम एब्डोमिनल मैन्यूवर एंड चेस्ट मैन्यूवर भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लाइंड फिंगरिंग को हम अवॉइड करते हैं, ऑलवेज अवॉइड ब्लाइंड फिंगरिंग। अगला है विजलिंग साउंड, दैट इज म्यूजिकल एंड विजलिंग साउंड, ये अस्थमा के केस में होते हैं विजलिंग साउंड। अगला है साई, ये भी एक टाइप ऑफ अबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, टाइप ऑफ अबनॉर्मल रेस्पिरेशन। साई में क्या होता है? डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। किस केस में होती है? इसका एग्जांपल है सीओपीडी, पर्सनल ब्रीथिंग भी और साई भी सीओपीडी के केस में होती है। अगला है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, इसमें फ्लेल चेस्ट में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट मूव्स इन एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन चेस्ट मूव्स आउट, इसमें पैराडॉक्सिकल पल्स में। अगला हमारा वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल द्वारा आर्टरी के ऊपर लगाए जाने वाला प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हार्ट के द्वारा। ये इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है, लैक ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यही रीजन होता है ओल्ड एज में इंक्रीज बीपी ड्यू टू डिक्रीज इन वेसल इलास्टिसिटी, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कब मेजर करते हैं? जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये होता है 120 mm ऑफ Hg। एंड डायस्टोलिक प्रेशर जब रिलैक्सेशन फेज में होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, तब डायस्टोलिक प्रेशर मेजर किया जाता है, दैट इज 80 mm ऑफ Hg। मेजरमेंट करते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर से, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है स्पिग्मोमैनोमीटर। इन्वेंट किया था वॉन बोस द्वारा, ये इन्वेंट किया गया था स्पिग्मोमैनोमीटर, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। आम पर हम बीपी का अप्लाई करते हैं 2.5 सेंटर अबाउट एंटीकोबाइटल फोसा, जहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी, ये रही ब्रेकियल आर्टरी। विदाउट स्टेथोस्कोप हम अगर बीपी मेजर करेंगे तो सिस्टोलिक
बीपी को ओनली मेजर करेंगे, और स्टेथोस्कोप से यूज़ करेंगे तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ बीपी को हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे बीपी मेजर कैसे करते हैं, व्हेन साउंड डिसअपियर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर हम बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं और साउंड डिसअपियर हो जाती है तो उसके बाद हम 20 mm ऑफ और भी इंक्रीज करेंगे प्रेशर को, और जब फर्स्ट साउंड आएगी उस वहाँ पे मेजर हो जाएगा हमारा सिस्टोलिक बीपी, और फिर जो सेकंड साउंड आएगी उसको हम फिफ्थ साउंड भी बोलते हैं, कोरस को फिफ्थ साउंड, इसको कोरस को फर्स्ट साउंड, तो डायस्टोलिक बीपी मेजर हो जाएगा। मतलब हमने बैलून इन्फ्लेट किया, फिर उसको धीरे धीरे डिफ्लेट करेंगे, पहली साउंड सुनेगी उसको कोरोस्कोप साउंड फर्स्ट बोलते हैं, जो कि सिस्टोलिक बीपी को मेजर करती है, और जो सेकंड साउंड होती है उसको फिफ्थ कोरोस्कोप साउंड बोलते हैं, जो कि डायस्टोलिक बीपी को मेजर करती है। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm/Hg, एंड इसको हम 16/11 किलो पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हैंड एंड लेग में से अगर बीपी मेजर कर रहे हैं तो उन दोनों में गैप होगा 20 mm/Hg का गैप आ जाएगा, अगर हम हाथ और पैर से बीपी मेजर कर रहे हैं तो। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। जैसे पल्स प्रेशर होगा सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, दैट इज 120/80, दैट इज 40 mm/Hg। 40 mm/Hg इज द पल्स प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है बीपी कफ साइज। बीपी कफ साइज का रेशियो मतलब 2:1 इज ऑलवेज बीपी कफ रेशियो। न्यू बोर्न में हम 3 सेंटीमीटर ऐसे यूज़ करते हैं। ये हमारा चार्ट है पूरा का पूरा बीपी कफ का साइज का। अब फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर कब शो हो जाता है, अगर इसका एक ट्रिक है, एक तो BSNL मतलब फॉल्स बीपी हाई। फॉल्स मतलब बिलो हार्ट लेवल, अगर हम हैंड को हार्ट लेवल के बिलो रखेंगे तो भी बीपी हाई दिखाएगा, और अगर बैलून को डिफ्लेशन अगर ज़्यादा स्लो करेंगे तो भी ब्लड प्रेशर हाई दिखाएगा, और अगर कफ नैरो है तो भी नैरो कफ से भी ब्लड प्रेशर फॉल्स हाई दिखाएगा, और अगर लूज कफ है तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जो कि फॉल्स रहेगा। ये हमेशा फॉल्स इंक्रीज बीपी को डिनोट करते हैं। इसकी ट्रिक है BSNL मतलब बिलो हार्ट लेवल, स्लो डिफ्लेशन एंड नैरो कफ एंड लूज कफ। अब लोअर बीपी फॉल्स डिक्रीज बीपी, इसकी ट्रिक है वक्त से W से वाइड कफ। अगर वाइड कफ होगा तो बीपी डिक्रीज दिखाएगा जो कि फॉल्स होगा। A से अबव हार्ट लेवल, अगर हैंड पेशेंट का हार्ट लेवल से अबव है तो फॉल्स लो बीपी दिखाएगा। Q से क्विक डिफ्लेशन, अगर हम बैलून को क्विक डिफ्लेट करते हैं तो भी बीपी को लोअर हो जाएगा जो कि होगा फॉल्स। और उसके बाद है टाइट कफ। ठीक है, अगला है मीन आर्टियल प्रेशर। क्या होता है मीन आर्टियल प्रेशर का, हमारा ये फॉर्मूला है सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक इंटू 2/3। ठीक है, ये हमारा मीन आर्टियल प्रेशर का फॉर्मूला है। एक एग्जांपल है, अगर बीपी पेशेंट का ये नॉर्मल मतलब बीपी है, ये ब्लड प्रेशर 132 to 64 mm/Hg, मीन आर्टियल प्रेशर हमें निकालना है, तो 132 + 64 × 2/3 दैट इज 86.66 mm/Hg। ये आ गया मीन आर्टियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर ये हमारा फॉर्मूला है, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक इंटू 2/3। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बीपी की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, ब्लड प्रेशर लेने कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दैट इज एक तो हो गया एवी फिस्टुला मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला, अगर किसी को बना हुआ है तो उसमें हम बीपी नहीं लेंगे। अगर किसी हैंड में आईवी कैनुला कार्डिक कैथेटर सेंट्रल लाइन लगी हुई है जिस साइड में, तो हम उस साइड से बीपी नहीं लेंगे। अगर किसी पेशेंट में मैस्टेक्टमी हुई है तो उसमें भी उस साइड से हम ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करेंगे। अगर किसी पेशेंट का हैंड पैरालाइसिस है, जैसे लेफ्ट हो या राइट, तो उस साइड से हम बीपी मेजर नहीं करेंगे। कोई बर्न का पेशेंट हो उसमें भी बीपी का अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर किसी में ओपन अल्सर हो रहे हो या फिर फ्रैक्चर हो तो उसमें हम बीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, अगर दोनों एक्सट्रीमिटीज अब्सेंट हैं उसको हम बोलते हैं फैकोमाइलिया। इसमें बीपी कैसे लेते हैं, बीपी लेने के 2 तरीके होते हैं, एक तो इन्वेजिव आर्टरी इन्वेजिव होता है, एक नॉन इन्वेजिव होता है। इन्वेजिव होता है एक तो आर्टियल लाइन लगा के या फिर सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन लगा के। नॉन इन्वेजिव होता है या तो यूएजी से लो या फिर डॉपलर से लो। दो तरीके से हम बीपी ले सकते हैं, एक तो इन्वेजिव एक नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में आर्टियल लाइन एंड CVP लाइन, नॉन इन्वेजिव में USG एंड डॉपलर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वाइटल साइन है पेन। पेन क्या होता है, पेन इट इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन। पेन एक अनप्लीजेंट सेंसेशन होती है। उसके बाद है हमारा पेन, जो हमारा अगला वाइटल साइन है। तो पेन इट इज एन अनप्लीजेंट फीलिंग। पेन क्या होता है, अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होता है ना, उसमें पेन ही फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होता है,
ये हमेशा याद रखेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में पेन इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस। पेन के कोज क्या क्या होते हैं? एक तो भाई किसी को कट लग गया, एक तो सर्जिकल कट होता है, एक जनरल कट होता है जिसमें इंजरी होती है। पेन में एक तो पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ये सब बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। दैट इज इफ patient is in pain then pulse rate is increase, respiration rate is increase and blood pressure is increase। पेन के टाइप क्या क्या हैं? एक तो अगर हम इसको सीवियरिटी के स्टेजेस में बांटें तो 3 तरह के होते हैं, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन एंड सीवियर पेन, जो कि हम न्यूमेरिकल स्केल से असेस करते हैं। 0 से 3 अगर रेटिंग आ रही है तो उसको बोलेंगे माइल्ड पेन, 4 to 6 मॉडरेट पेन एंड 7 to 10 इज सीवियर पेन। टाइमिंग के हिसाब से पेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे एक तो होता है एक्यूट पेन, जो कि होता है जिसका होता है सडन ऑनसेट, मतलब अगर 6 महीने से कम का दर्द है तो उसको बोलेंगे एक्यूट पेन। अगर 6 महीने से ज़्यादा का पेन है तो उसको बोलेंगे क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन धीरे धीरे बढ़ता है और कॉन्स्टेंट रहता है। एक्यूट पेन एकदम से सडन ऑनसेट में पेन इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्यूट के एग्जांपल हैं अपेंडिसाइटिस, रीनल स्टोन पेन। मतलब एक्यूट में सडन ऑनसेट होगा, जैसे अपेंडिसाइटिस और रीनल स्टोन में हमेशा सडन और एक्यूट पेन होता है। और क्रोनिक पेन होगा जैसे बैक पेन, नी पेन एंड जॉइंट पेन। जॉइंट पेन हमेशा क्रोनिक पेन का एग्जांपल है। ये मतलब ये लंबे समय तक चलता है, 6 महीने से ज़्यादा तक, और ये कॉन्स्टेंट और धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ये तो अदर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद पेन के 2 तरह के हो रहे हैं, एक तो न्यूरोजेनिक, एक नॉन न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में आएगा पेरिफेरल पेन एंड सेंट्रल पेन। नॉन न्यूरोजेनिक में आएगा सोमेटिक पेन एंड विसरल पेन। पेरिफेरल पेन क्या होता है? जस्ट गोस्ट पेन और फिर फैंटम पेन। अब्सेंट ऑफ लिम्ब और पेशेंट सेड ही इज, मतलब पेशेंट के या तो हाथ या फिर पैर नहीं होता, या मतलब उसको एम्पुटेड होने के बाद भी पेन की सेंसेशन होती है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल पेन या फिर फैंटम पेन या फिर गोस्ट पेन। ये होता है सेंट्रल पेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड का पेन होता है उसको सेंट्रल पेन बोलते हैं। विसरल पेन, पेन इन ऑर्गन प्रेजेंट विसरल कैविटी। विसरल कैविटी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कैविटी होती है जिसको विसरल कैविटी बोलते हैं। जैसे विसरल प्लूरा होगी, ऐसे विसल वहाँ पर अगर दर्द हो रहा है तो उसको विसल पेन बोलेंगे। सोमेटिक पेन रिलेट करता है मसल के पेन से, लिगामेंट, टेंडन या फिर बोन पेन, इसको बोल लेंगे हम सोमेटिक पेन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पेन। पेन का असेसमेंट कैसे करते हैं, मतलब डायग्नोस कैसे करते हैं पेशेंट को पेन कितनी रेटिंग का हो रहा है, फिर कितना वर्स्ट पेन हो रहा है। उसका पहला है फेशियल पेन रेटिंग स्केल, इसको हम बोलते हैं वोंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये इमोजी टाइप बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें रेटिंग पहले फेस को देंगे 0, अगले को देंगे 2, अगले को देंगे 4, चौथे को देंगे 6 रेटिंग और 5वें को देंगे 8 रेटिंग एंड जो लास्ट होता है उसको देंगे 10 रेटिंग। ये होता है वर्स्ट पेन, ये होता है मिनिमल पेन। ये मेनली चिल्ड्रंस के केस में यूज़ किया जाता है क्योंकि चिल्ड्रंस अपने पेन को बता नहीं सकते कि भाई कितना, और हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि भाई कितना पेन है चिल्ड्रन को, तो उसमें फेशियल पेन रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं जिसका दूसरा नाम है वोंग बेकर फेशियल पेन रेटिंग स्केल। ये है न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल जो हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की क्लासीफाई किए थे पेन को, ये उसका न्यूमेरिकल स्केल है। जैसे 0 to 3 माइल्ड पेन, 4 to 6 मॉडरेट पेन एंड 7 to 10 इज सीवियर पेन। ये मोस्टली अडल्ट के केस में यूज़ किया जाता है क्योंकि अडल्ट को हम पूछ सकते हैं, मतलब सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर सकते हैं भाई कितना पेन हो रहा है आपको। ये न्यूमेरिकल स्केल है, इसका ये स्केल हो गया माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। पेन का मैनेजमेंट क्या क्या है? पेन का मैनेजमेंट है, एक तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, गुड पोस्चर पोजीशन जिसको हम बोलते हैं भाई 2 आवर्ली पोजीशन चेंज टू प्रिवेंट बैड सोर। मसाज प्रोवाइड करते हैं पेन को कम करने के लिए, हर्बल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, डाइवर्जनल थेरेपी करते हैं, शॉर्ट वेव थेरेपी बोलते हैं जिसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं, पीसीए पंप बोलते हैं। ये एनेस्थेटिक पंप होता है जो कि पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थेटिक पंप, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, पेशेंट कंट्रोल्ड एनेस्थेटिक पंप। ठीक है, फार्माकोलॉजी ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसमें एनासेड्स देते हैं फिर ओपियोइड्स देते हैं। एनासेड्स का एग्जांपल है पीसीएम और आइबुप्रोफेन, और ओपियोइड्स का है मॉर्फिन, कोडीन, फेंटेनिल एंड ट्रामाडोल। ये मतलब जो अगर पेन वर्स्ट हो तो
अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो हम ओपियोइड देंगे, जैसे मॉर्फिन और ट्रामाडोल, मतलब लास्ट स्टेज में यूज़ करता है अगर पेशेंट को कंफर्ट नहीं मिल रहा होता तो। वरना स्टार्टिंग मेडिकल ट्रीटमेंट हम पीसीएम, आइब्रोफेन, एनएसएड से ही करते हैं। जैसे ये रहा पीसीएम, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, ठीक है। फेंटानिल नारकोटिक डिपार्टमेंट के अंडर होती है, इसको डबल लॉक के अंडर रखते हैं फेंटानिल को, ठीक है। तो क्या क्या डायग्नोसिस हम कि कैसे कैसे असेसमेंट कर सकते हैं पेन को। एक तो हो गया वर्बल स्केल, अब पेशेंट बोल के बताएगा भाई उसे कितना पेन है। वो एक न्यूमेरिकल स्केल जिसमें नंबरिंग है 0 to 10 तक। 0 to 3 इज माइल्ड पेन, 4 to 6 मॉडरेट पेन एंड 7 to 10 इज सीवियर पेन। अगला ये था, एक था फेशियल पेन रेटिंग स्केल, जिसको वोंग बेकर फेशियल रेटिंग स्केल बोलते हैं, जिसमें इमोजी बन रहे थे, जिसकी हम रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। ये तो यूज़ करते हैं हम नॉन इंटूबेटेड पेशेंट में, मतलब अगर कोई पेशेंट इंटूबेट नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है, या फिर जो बता सकता है भाई उसे कितना पेन है, उसमें तो हम ये 3 स्केल यूज़ करते हैं। और एक होता है फ्लैक्स स्केल, जो कि हम इंटूबेटेड पेशेंट, अगर कोई इंटूबेट हो रखा है वेंटिलेटर पर, वेंटिलेशन के ऊपर है, तो वो मतलब बता नहीं पाएगा ओरली कि उसको कितना पेन है, तो उसमें फ्लैग स्केल का यूज़ करते हैं इंटूबेटेड पेशेंट के अंदर पेन को असेस करने के लिए। इसकी फ्लैग की इसकी फुल फॉर्म है फेस, लैग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोबिलिटी। ये हमारा चार्ट है, ये आप देख लेना। ये हमारा फ्लैग स्केल है, फेस, लैग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोबिलिटी। असेस कैसे करते हैं इसका है PQRST से डेनोट करते हैं, PQRST से डेनोट करते हैं। P से जैसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या फिर एग्रीवेटेड फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई, मतलब किस चीज़ से दर्द हो रहा है पेशेंट को, उसको हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बोलते हैं, या फिर किस फैक्टर से पेशेंट का पेन इंक्रीज होने लग रहा है। अगला है क्यू से है क्वालिटी ऑफ पेन, मतलब पेन की क्वालिटी क्या है, एक तो भाई शार्प चीज़ लगी है उसको या फिर डल, शार्प पेन है या फिर डल पेन है, ये हो गई क्वालिटी ऑफ पेन। आर से है रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन उसमें पेन रेडिएट होता है, जो से स्टार्ट होता है, उसके बाद शोल्डर में आता है, फिर फिंगर तक आ जाता है, हैंड की फिंगर तक। एस से सीवियरिटी, सीवियरिटी में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जैसे माइल्ड था 0 से 3, मॉडरेट था 4 से 6, सीवियर था 7 से 10। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। टाइमिंग एक्यूट, एक्यूट था लेस देन 6 मंथ, और क्रोनिक था मोर देन 6 मंथ। ये हमारा वाइटल साइन का टॉपिक पूरा हुआ। इसमें हमें क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़े हमने वाइटल साइन, जिसको कार्डिनल साइन बोलते हैं। वाइटल साइन होते हैं TPR, BP, पेन, SpO2। और इमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन इज ऑलवेज पीपल रिएक्शन। अगर विदाउट इमरजेंसी कंडीशन वाइटल साइन फिफ्थ इज ऑलवेज पेन, एंड इन इमरजेंसी कंडीशन फिफ्थ वाइटल साइन इज प्यूपिलर रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ा हमने टेम्परेचर। टेम्परेचर पढ़ के टेम्परेचर पर कैसे कैसे हीट प्रोडक्शन होती है, मेथड ऑफ हीट लॉस, एंड देन हमने पढ़ा ये वो थर्मोमीटर के बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर नॉर्मल रीडिंग पढ़ी। उसके बाद ये कैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने फीवर के टाइप्स पढ़े, ऑनसेट, स्टेडियम, डेक्लाइन, ये कंटिन्यूस फीवर, रेमिटेंट फीवर, इनवर्स फीवर, स्विंगिंग फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, राइगर फीवर, ठीक है। उसके बाद ये हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नर्स कैसे मेंटेन करेगी। उसके बाद हमने पढ़ा पल्स के बारे में, जो कि हमारा सेकंड वाइटल साइन है। हमने पल्स की साइट देखी विद डायग्राम कि कहाँ कहाँ से हम पल्स को असेस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने उसकी अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी, पल्स की क्या क्या अबनॉर्मलिटीज़ हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यू पढ़ी। उसके बाद अबनॉर्मलिटी पढ़ी, ये हमने बार के द्वारा ये समझा। उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद आता है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, बीपी कफ क्या होता है, फॉल्स बीपी इंक्रीज हो क्या, कैसे फॉल्स बीपी इंक्रीज हो जाता है और कैसे फॉल्स बीपी डिक्रीज हो जाता है। मीन आर्टियल प्रेशर के बारे में पढ़ा। उसके बाद पेन के टाइप, सीवियरिटी पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, टाइमिंग से एक्यूट और क्रोनिक। उसके बाद पेन के टाइप्स और उस पे पेन का असेसमेंट कैसे करते हैं। इसमें था फेशियल पेन रेटिंग स्केल, जिसको वोंग बेकर फेशियल रेटिंग स्केल भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल स्केल। और सबसे लास्ट में पढ़ा हमने फ्लैक्स स्केल, ये था फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलिटी। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द पेन करते हैं,
ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक।